हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू टेस्ट कोच बाय यशान प्लेटफॉर्म। मैं हूं शितांशु सौरभ, आपका रीजनिंग मेंटर फॉर दिस सेशन, एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस वेरी न्यू सीरीज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग फॉर सीवीटी एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि सीवीटी का एग्जामिनेशन बहुत जल्द अपनी डेट शीट के साथ आने वाला है आपके पास। अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं मालूम है, लेकिन वी ऑल नो दैट एग्जामिनेशन इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 15 से 20 दिनों का समय बाकी है, और ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जहां पर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा चुके होंगे। और मैं शितांशु सौरभ आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा पुश देने के लिए दोबारा हाजिर हूँ। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक नया सेशन, नए टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस, यू आर नॉट रॉन्ग when I'm saying 3 to 4 questions, that means 15 to 20 मार्क्स का डिस्कशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। और ट्रिक्स सीखेंगे, तरीके सीखेंगे, टाइम कैसे बचाना है वो सीखेंगे, माइंडसेट को सीखेंगे, और इस चैप्टर से 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेस्ट कोच बाय यशान प्लेटफॉर्म यानी कि इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में, अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लेना। अगर अभी तक नहीं किया आपने डाउनलोड, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, और सामने आपके सामने टेस्ट कोच बाय यशान ये ऐप का नाम है, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाके विजिट करके देख सकते हो। इसके अलावा आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो। गेट दिस ऐप एज क्विकली एज पॉसिबल। यहाँ पर आप लोगों को फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे, मॉक एग्जाम्स मिल जाएंगे, और यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विन स्कॉलरशिप अप टू 50%। टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, सीवीटी एग्जामिनेशन की डेट शीट कभी भी आ सकती है, और अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि आखिरी के कुछ दिनों में आप रेगुलरली मॉक्स देना शुरू करिए। तो मॉक्स आपके पास अवेलेबल है हर स्ट्रीम के लिए, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज और जीटी। अगर आपका स्ट्रीम ये है, आप इस स्ट्रीम से सीवीटी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो आप इसके मॉक को भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट मॉक है, यानी कि आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक भी है, लैंग्वेज भी है, जीटी भी है। अगर आप जीटी का इंडिविजुअल मॉक भी बाई करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा कॉमर्स, लैंग्वेज एंड जीटी का कंप्लीट मॉक भी है। लैंग्वेज या जीटी अगर आप सेपरेटली अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपको सब्जेक्ट की कोई मॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो भी अवेलेबल है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, साइंस पीसीएम, लैंग्वेज जीटी एंड साइंस पीसीबी, लैंग्वेज जीटी, यानी कि हर स्ट्रीम के कंप्लीट मॉक्स भी अवेलेबल है। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको केवल लगता है कि जीटी का मॉक देना है, मुझे जीटी की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे लिए नहीं है, तो वो भी अवेलेबल है। तो इसको आप चेक करिए, ऐप को विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट करिए, और मेक श्योर कि अब आप देर मत करिए। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, बिकॉज एज यू कैन सी दी ओवरऑल मॉक की जो प्राइस है वो 299 कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज दीज आर आर लास्ट डेज। एंड अगर आप जीटी के मॉक की बात करोगे तो दैट इज ओनली 99 रुपीज़। तो 99 तो एक ऐसा अमाउंट है जो कि आप चलते हुए घर से निकलते ही खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जीटी के मॉक्स मिलेंगे, 50 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप डेली 2 मॉक भी देते हो तो भी आप शायद पूरे नहीं कर पाओगे, बट स्टिल कोशिश करिए कि मैक्सिमम मॉक आप यहाँ पर दो। और ये जो कंप्लीट मॉक्स हैं उनकी जो प्राइस है दैट इज 299 रुपीज़। इसमें आपको अपने लैंग्वेज, जीटी एंड सब्जेक्ट के कंप्लीट मॉक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अमाउंट इज़ वेरी नॉमिनल, वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आपके लिए वो चार्ज किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज की जो टेक्नोलॉजी कॉस्ट है वो अवेल कर, मतलब वो हम फुलफिल कर पाए, और आपके लिए ये बिल्कुल भी नॉमिनल रखा गया है। डेट्स पास में है, एग्ज़ाम सिर पे है, तो देर मत करिए, शेयर करिए, खुद भी अवेल करिए, और साथ में अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू discuss these two important topics, alphabetical series and alphanumeric series. Alphabetical series and alphanumeric series इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं अपने एग्जाम में। एंड व्हेन आई एम सेइंग 3 to 4 क्वेश्चन, दैट आई मीन 15 to 20 मार्क्स। यहाँ पर लड़ाई एक एक मार्क की है। यहाँ पर एक मार्क ऊपर नीचे होने से आपकी रैंक लगभग 4-5 थाउजेंड ऊपर नीचे हो सकती है। तो वहाँ पर अगर मैं आपसे 15-20 मार्क्स की बात करूँ, तो
ये तो बहुत बड़ी डील हो जाएगी आपके लिए। ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिफ्रेशिंग होंगे, नए होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देंगे, और यहाँ पर आपको टाइम बचाते हुए 100% एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। अब वो काम कैसे हो पाएगा? ये काम अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि हम इस चैप्टर में आने वाले सारे टाइप की प्रॉब्लम को एक बार देख लें, समझ लें। जब आपको इस चैप्टर के सारे टाइप्स के बारे में पता होगा तो आप उसको प्रैक्टिस कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, एंड देन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार शायद पता नहीं कोई ना कोई टाइप मुझसे छूट तो नहीं गया। तो जब इन दो टॉपिक की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर टोटल 7 टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला, फिलिंग द ब्लैंक्स। दूसरा, किसी भी दिए गए वर्ड में पेयर ऑफ अल्फाबेट को ढूंढना। थर्ड, डिक्शनरी पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होती हैं, डिक्शनरी बेस्ड अरेंजमेंट वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, विद इन दी वर्ड डिक्शनरी वाइज लेटर के अरेंजमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देन दिए गए लेटर्स के थ्रू मीनिंगफुल वर्ड का फॉर्मेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देन ऑड वन आउट प्रॉब्लम्स, जहाँ पर ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए होंगे या वर्ड्स दिए होंगे, उनमें मुझे ऑड वन आउट निकालना है। देन रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो ये कुल मिलाकर इन टोटल वी हैव 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन दीज 2 टॉपिक्स। ठीक है, इनको अगर आप कवर कर लोगे, समझ लोगे, अप्रोच सीख लोगे, तो कॉन्फिडेंट फील करोगे, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम टाइम भी सेव कर पाएंगे। ट्रिक्स सिखाऊंगा मैं, तरीके सिखाऊंगा, अप्रोच सिखाऊंगा, हर चीज़ ध्यान से आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन दोनों चैप्टर्स पर आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, दैट आपको अल्फ़ाबेट्स की सीरीज में आने वाले सारे लेटर की रैंक याद होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करते हैं तो ये सबको पता है कि देयर आर 26 लेटर्स। अब इन 26 लेटर्स को लिखने के दो तरीके हैं। अगर आप लेटर्स को ए से शुरू करते हुए जेड तक लिखोगे तो इसको हमने नाम दे दिया फॉरवर्ड सीरीज, और अगर आप इन लेटर्स को जेड टू ए के फॉर्म में लिखोगे तो हमने इसको नाम दे दिया बैकवर्ड सीरीज। अब इन दोनों सीरीज में आपको हर एक लेटर की रैंक याद होनी चाहिए। रैंक का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉरवर्ड सीरीज की बात करूं तो ए की रैंक क्या होगी? 1, पहला लेटर है। बी की रैंक होगी 2, सी की रैंक होगी 3, सिमिलरली जेड की रैंक होगी 26, वाई इज 25। तो कोई भी लेटर अगर आपके सामने बोला जाए, दिया जाए, तो आपको उसकी रैंक पता होनी चाहिए। अगर आप इसको बाय हार्ट याद नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप अपने टाइम से कॉम्प्रोमाइज करोगे इन एग्जामिनेशन हॉल, जो कि आपके पास स्कोप नहीं है। बाय हार्ट आपको हर एक लेटर की रैंक याद हो जानी चाहिए। नहीं याद है तो मैं अभी तरीके भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप चीज़ों को याद कर पाओगे। नेक्स्ट, बैकवर्ड सीरीज। बैकवर्ड सीरीज का मतलब है कि अगर मैं Z टू A जाऊं, पहले Z लिखूं, देन Y लिखूं, देन X लिखूं, एंड देन सो ऑन अप टू A लिखूं, तो आपको लेटर्स की रैंक याद होनी चाहिए। यानी कि Z यहाँ पर हो जाएगा 1, Y हो जाएगा 2, X हो जाएगा 3, एंड देन सो ऑन, A हो जाएगा 26। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। जिनको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है फॉलो मी। अब मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, और उस तरीके को रेगुलरली अपने डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में लेके आना, जिससे कि चीज़ें एग्जाम से पहले याद हो जाए। अब आपके सामने एक सीरीज है जो कि लिखी हुई है। अब इन लेटर्स को लिखने का तरीका जरा ऑब्जर्व करो। ओके, द वे आई हैव रिटन दिस अल्फाबेटिकल सीरीज, टोटल 26 लेटर है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉरवर्ड सीरीज की। ठीक है, यानी कि अगर मैं A टू Z लेटर्स को लिखूं तो किसी भी लेटर की रैंक क्या होगी वो याद कैसे करना है। तो 26 लेटर को मैंने कैसे लिखा है देखो। अगर आप गौर कर रहे होगे तो A से लेके M तक मैंने पहले रो में लिखा, इन योर फर्स्ट रो A टू M। क्यों M तक लिखा? ये मत सोचना कि यहाँ पर जगह की कहीं कमी थी, डोंट थिंक लाइक दैट, ये इंटेंशनली लिखा गया है। आपने A से लेके M तक सारे लेटर को लिख दिया। M तक क्यों? क्योंकि M मिड पॉइंट है, हमारी सीरीज का मिड पॉइंट है। 26 लेटर होते हैं तो M 13 है। ठीक है, और 13 के बाद मैंने यहाँ पर 14 लिखा है। ये भी ऐसा नहीं कि कोई फैशन है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो 13 के बाद N यहाँ पर लिखा गया। ये मत सोचना कि M के बाद आप N यहाँ देख रहे हो। तो कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो ए टू एम यानी कि आधे सीरीज को मैंने ऊपर लिखा और ठीक उसके बाद यहाँ पर मैंने एन को लिखा और फिर एन के बाद हम चलेंगे जेड के साथ। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्यों किया गया, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। बट बात आती है जब भी फॉरवर्ड सीरीज को याद करने की, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि याद करने के लिए आपके पास एक मेथड है विच इज कॉल्ड एज ईजॉटी मेथड। जिनको ये सीरीज याद नहीं है उनको मैं याद करा देता हूँ। द मेथड इज कॉल्ड एज ईजॉटी मेथड। ठीक है, अपने दिमाग में 4 बार बोलोगे ईजॉटी मेथड, EJOTY, दैट इज वाई वी कॉल दिस एज ईजॉटी मेथड। अब ये ईजॉटी मेथड है क्या? ईजॉटी मेथड 5 के मल्टीपल्स में लिखे गए लेटर्स हैं। अगर आप गौर करो तो ये वो लेटर हैं जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि इनकी रैंक 5 के मल्टीपल्स में आपको दिखाई देगी। ई 5वां लेटर है अपनी सीरीज का, जे 10th है, ओ 15th है, टी 20th है और वाई 25th है। तो ये EJOTY 5 लेटर है जिनको हमने अलग से पिक कर लिया और उसको नाम दे दिया ईजॉटी मेथड। ठीक है, आप देख सकते हो E is 5, J is 10, O is 15, T is 20 and Y is 25। अब बात हुई कि सर ये क्यों किया। देखो, ये करने पे मुझे एक हेल्प मिलती है। अगर मैं ये नहीं करूंगा और मैं रैंडमली बोलूंगा कि भाई मुझे पी का रैंक बताना है, तो मेरा दिमाग कैसे फंक्शन करेगा। मैं ए से शुरू करूंगा, मैं पी तक जाऊंगा और फिर मैं रैंक कैलकुलेट करके दूंगा, टाइम लगेगा ऑब्वियसली। आपको अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है तो आप बेसिकली कहाँ से शुरू करोगे, आप ए से ही शुरू करोगे। और जब आप ए से शुरू करोगे और पी तक जाके 16 बोलोगे तो इट विल टेक टाइम। थोड़ी देर के बाद अगर किसी ने पूछा भाई एस की रैंक बताओ, फिर से आप ए से शुरू करोगे, एस तक जाओगे और बताओगे 19। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज मेरे दिमाग में एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए, मैं हर बार ए से शुरू कर रहा हूँ और गिवन लेटर तक पहुंच रहा हूँ और फिर रैंक बता रहा हूँ। तो ऐसे तो चीजें याद भी नहीं होंगी। और दूसरी चीज है कि बार बार मैं ए से शुरू कर रहा हूँ तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो इजॉटी मेथड क्या करता है कि आपको अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट देता है। अब अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट देने का मतलब क्या है, इसको यूज कैसे करना है, इससे फायदा क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछा कि भाई यू की रैंक बताओ, ध्यान से सुनना। तो मुझे मालूम है कि इजॉटी मेथड में T20 है। ठीक है, तो दिमाग में मैं टी के बाद यू 21 बोल सकता हूँ। भाई अगर आपने यू की रैंक पूछी तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि टी के बाद यू बोलूंगा। तो 20 मुझे मालूम है टी होता है, तो 21 पे क्या होगा, यू। क्लियर? तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप आराम से अपनी रैंक निकाल के रख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ओके नहीं, लेट्स टॉक अबाउट के, तो आपको मालूम है जे के बाद के होएगा। तो जे इज 11 तो के, सॉरी जे इज 10 तो के क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आराम से आप किसी भी लेटर की रैंक निकाल के दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला थोड़ी देर बाद कि चलो लेट्स टॉक अबाउट वाई, नॉट वाई, वाई का तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं सपोज एच, तो आपको मालूम है ई एफ जी एच, और ये दिमाग में अगर आप बहुत तेजी से ट्रैक करोगे, ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, अगर दिमाग लगाते हुए दिमाग में कैलकुलेशंस करोगे तो और तेजी से और क्विकली आप पहुंच पाओगे। ठीक है, तो आज के बाद से अगर किसी भी लेटर की रैंक आपको निकालनी है, यूज करनी है, तो आप इजॉटी मेथड को यूज करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट आपको 5 मिल गए, EJOTY। तो जब जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हो और किसी भी लेटर तक पहुंच सकते हो, उसका रैंक बता सकते हो। क्लियर? अब बात आती है कि सर यहां पर आपने एक मुझे ऑब्जर्वेशन दिया। देखो, एक ऑब्जर्वेशन दिया गया, नीचे बॉटम पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फुट नोट में आप एक देख सकते हो, एक पॉइंट लिखा गया है, एक ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है कि सम ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ लेटर इज ऑलवेज 27। क्या आपने देखा इसको? इसका मतलब क्या है? देखो, जिस तरीके से मैंने पूरी सीरीज को लिखा है, यानी कि 13 लेटर के ठीक बाद यहाँ पर मैंने 14th लेटर ले लिया एंड देन उसके बाद यहाँ तक 26 लेटर है। अगर मैं सीरीज को इस तरीके से लिखता हूँ
तो आप गौर कर सकते हो, देखो क्या गौर करना है कि यहाँ पर जो ऑपोजिट लेटर्स है इनका रैंक का सम कितना है 27। गौर करिए, ए और जेड इनकी रैंक का सम कितना है 27। बी और वाई इनकी रैंक का सम कितना है 27। सी और एक्स इनकी रैंक का सम कितना है 27। इन दोनों लेटर की रैंक का सम कितना है 27। आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या आएगा 27। ठीक है, इनकी रैंक ये 13 है, ये 14 है, इनकी रैंक का भी सम कितना आ रहा है 27। ठीक है, तो जब ऑपोजिट पेयर ऑफ लेटर की रैंक 27 होती है, ये तो ऑब्जर्व कर लिया। ऑपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स जो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है लेटर्स को, अगर आप 13 एंड 13 में डिवाइड करोगे एंड इन दिस पे डिवाइड कर रहे हो, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स की रैंक कितनी है 27। इनको हम टेक्निकल टर्म्स में मिरर वैल्यूज भी कहते हैं, एक दूसरे की मिरर वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट दे देता हूँ, एक टर्म दे देता हूँ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिरर वैल्यूज ऑफ ईच अदर। ठीक है, मिरर वैल्यूज आप ही बोल सकते हो कि ऑपोजिट या मिरर वैल्यूज। अब इसको यूज कैसे करना है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, और इस रिजल्ट का क्या फायदा होगा। इस रिजल्ट का फायदा आपको अभी तो दिखाई देगा ही देगा, साथ में जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कवर करेंगे तो वहां पर भी आप इस रिजल्ट को यूज करते हुए नजर आओगे। ठीक है, कई अलग अलग तरीके से आपका क्वेश्चन आपके इस रिजल्ट को यूटिलाइज करता है। तो जब भी किसी भी दो लेटर के रैंक का सम 27 हो, इसका मतलब वो दोनों ऑपोजिट लेटर है। जब भी किसी दो लेटर की रैंक का सम 27 हो, तो यानी कि वो मिरर वैल्यूज है। सिंपल, रैंक का सम 27 होते ही आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, दे आर ऑपोजिट लेटर्स या फिर दे आर मिरर वैल्यूज। अब बात आती है कि सर कैसे निकालेंगे मिरर वैल्यूज। अब देखो मैं सिखाता हूं आपको। सपोज मैंने आपसे बोला कि भाई आर का मिरर वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द मिरर वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, अब आपको पता है कि आर का रैंक कितना होता है 18। 18 का मिरर वैल्यू क्या होगा 9। आपने कहा कि सर कैसे निकाला, तो मुझे मालूम है ना कि मिरर वैल्यूज या ऑपोजिट लेटर्स का सम 27 होता है। तो 18 में क्या ऐड करूंगा तो 27 आएगा, तो 18 में 9 ऐड करूंगा तो 27 आएगा। अच्छा, नाइन्थ लेटर कौन सा है मेरे पास, नाइन्थ लेटर कौन सा है आई। भाई जे अगर 10 है तो जे में से एक पीछे जाऊंगा तो आई आएगा, 9 नंबर पर आई आएगा। किसी ने मुझसे बोला कि नहीं नहीं बताओ जरा मुझे क्यू का ऑपोजिट या क्यू का मिरर वैल्यू क्या होगा। तो मुझे मालूम है क्यू इज 17, 17 का मिरर वैल्यू तो 10 होगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम 27 आना चाहिए, और 10th लेटर इज जे, तो आप बोल सकते हो कि क्यू का मिरर वैल्यू जे होगा। 17 का मिरर वैल्यू 10, तो क्यू का मिरर वैल्यू जे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बिकॉज बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि चलो एफ का मिरर वैल्यू बताइए, तो आपको मालूम है कि एफ इज 6। ठीक है, एफ का रैंक क्या है 6 है, तो 6 में क्या ऐड करने पर 27 आएगा, 21 ऐड करने पर। तो 6 का अपोजिट 21, या 6 का मिरर वैल्यू 21, तो 21 पे कौन सा लेटर है यू। टी 20 होता है तो यू 21 होता है, तो एफ का ऑपोजिट या एफ का मिरर वैल्यू इज 21। तो इन दिस वे आप किसी भी लेटर का मिरर वैल्यू निकाल के मुझे दे सकते हो, या किसी भी लेटर का ऑपोजिट लेटर भी निकाल के दे सकते हो। रूल क्या है, उनके रैंक का सम इज ऑलवेज 27। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब बात आती है कि सर चलो फॉरवर्ड सीरीज तो याद हो गई, इजॉटी मेथड हमने सीख लिया, आज के बाद किसी भी लेटर की रैंक निकालेंगे इजॉटी मेथड को यूज कर लेंगे, दिमाग में लिख के नहीं, दिमाग में। अब बात आती है सर बैकवर्ड सीरीज कैसे याद करो, सर वो भी याद करा दो। चलो बैकवर्ड सीरीज भी याद कर लेते हैं। बैकवर्ड सीरीज का मतलब है कि जब आप z से अपने लेटर को लिखोगे a तक, z बाई एक्स, जिसमें कि z की रैंक 1 होगी, y की रैंक 2 होगी, x की रैंक 3 होगी, और a की रैंक 26 हो जाएगी, b की रैंक 25 हो जाएगी। तो अब वो कैसे याद करना है, तो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना। आपको अगर फॉरवर्ड रैंक याद हो गई है किसी भी लेटर की इजॉटी मेथड यूज करके, तो आप उस लेटर की बैकवर्ड रैंक निकाल सकते हो बहुत आराम से।
तो बैकवर्ड रैंक निकालने के लिए कोई नया अप्रोच नहीं, कुछ नया मेथड नहीं, बस सिंपल, अगर आपको फॉरवर्ड रैंक याद है तो ऑटोमेटिकली आपको बैकवर्ड रैंक याद हो जाएगी। कैसे? देखो, ट्रिक क्या है, मेथड क्या है। किसी भी लेटर का जो बैकवर्ड रैंक होता है ना, वो होता है 27 में से उस लेटर का फॉरवर्ड रैंक माइनस करने पर आपको मिलेगा। किसी भी लेटर का बैकवर्ड रैंक इज इक्वल टू 27 माइनस द फॉरवर्ड रैंक ऑफ दैट लेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको निकालना है बैकवर्ड रैंक ऑफ, चलो बैकवर्ड रैंक ऑफ जेड निकालना है, तो आप क्या करोगे, 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक ऑफ जेड। फॉरवर्ड रैंक ऑफ जेड कितना होता है, 26। फॉरवर्ड रैंक का मतलब ए टू जेड, अगर आप लेटर को लिखोगे तो उस लेटर की रैंक क्या है। तो जेड की बैकवर्ड रैंक निकालनी थी, 27 माइनस 26, तो आपका आंसर क्या आया, 1। तो जेड की बैकवर्ड रैंक 1 होती है। बैकवर्ड सीरीज में जेड को अगर आप लिखोगे तो पहला लेटर लिखोगे। ठीक है, क्लियर? बहुत सिंपल है ये। अगर मैं आपसे बोलता हूं, गौर करो, बैकवर्ड रैंक ऑफ टी, टी की बैकवर्ड रैंक निकालनी है तो 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक ऑफ टी, फॉरवर्ड रैंक ऑफ टी इजॉटी मेथड। किसी भी लेटर की फॉरवर्ड रैंक निकालनी है आपको, कुछ ना समझ में आए, इजॉटी मेथड दिमाग में रखना, EJOTY, उसको यूज करके किसी भी लेटर की फॉरवर्ड रैंक निकाल सकते हैं। तो 27 माइनस 20 इज 7, यानी कि टी की बैकवर्ड रैंक क्या हो जाएगी, 7। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो, अगर मैंने आपसे बोला कि नहीं, अब जरा मुझे बताओ व्हाट इज द बैकवर्ड रैंक ऑफ पी, तो 27 माइनस बैकवर्ड फॉरवर्ड रैंक ऑफ पी, तो फॉरवर्ड रैंक ऑफ पी क्या होगा, O15 होता है तो P16, OP16, सो द आंसर इज 11। ठीक है, क्लियर है? तो अब एट द एंड क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जब भी मैं आपको कोई भी लेटर दूं तो आपको उस लेटर के साथ 2 नंबर एसोसिएट होते हुए दिखेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर में, और आने वाले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, और उसके बाद के भी कुछ चैप्टर्स में, जब मैं इसको यूज करूंगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जब भी मैं कोई एक लेटर दूं तो आपको उस लेटर के साथ 2 नंबर एसोसिएट होते हुए दिखने चाहिए, एक उस लेटर की फॉरवर्ड रैंक और दूसरी उस लेटर की बैकवर्ड रैंक। कैसे कर लोगे क्विकली एसोसिएट, जरा गौर करो। मैंने बोला टी, तो टी की फॉरवर्ड रैंक कितनी है, 20, तो बैकवर्ड रैंक क्या हो जाएगी, 7। दोनों का सम कितना है, 27। देखो, फॉरवर्ड अगर 20 है तो बैकवर्ड 7 होगा, 27 माइनस 20 करोगे तो 7। ठीक है, और आप इसी इक्वेशन में, अगर आप इसी इक्वेशन में सिंपली चेंज करो तो फॉरवर्ड रैंक इधर आ जाएगा, तो आप कह सकते हो ना कि बैकवर्ड रैंक प्लस फॉरवर्ड रैंक, किसी भी लेटर की बैकवर्ड रैंक प्लस फॉरवर्ड रैंक इज इक्वल टू व्हाट, 27। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी मेथड को नए तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। तो किसी भी लेटर की बैकवर्ड और फॉरवर्ड रैंक का जो सम होगा वो 27 होगा। तो अब मैंने बोला कि नहीं, बताओ जरा ई, तो ई का फॉरवर्ड रैंक 5 होता है, इजॉटी मेथड 5, तो ई का बैकवर्ड रैंक क्या हो जाएगा, 22, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 27। तो फॉरवर्ड रैंक प्लस बैकवर्ड रैंक इज इक्वल टू 27। तो जब भी मैं ई लिखूं तो आपको 2 नंबर दिखाई देने चाहिए, 5 एंड 22। सपोज मैंने कहा जे, तो जे की फॉरवर्ड रैंक 10, तो बैकवर्ड कितनी हो जाएगी, 17, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 27। आई होप ये बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है? तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सीरीज आपको याद हो जानी चाहिए, हर एक लेटर की रैंक उस सीरीज में आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सीखते हुए चलेंगे, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मूवमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं पता होने पे आप बहुत छोटी छोटी गलतियां करोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, ना केवल इस चैप्टर में बल्कि आने वाले 2-3 चैप्टर में जिसका मैंने अभी नाम लिया। इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, मशीन इनपुट आउटपुट है। तो बहुत सारे टॉपिक्स में आप सर्कुलर मूवमेंट के बिना गलतियां करते हो। क्या होता है सर्कुलर मूवमेंट? अल्फाबेटिकल सीरीज में सर्कुलर मूवमेंट क्या होता है? देखो, जब भी आप सीरीज को लिखते हो, जैसे कि आपने A B C और फिर XYZ, आपने सीरीज खत्म कर दी, लेकिन आपका मन कर रहा है कि उसी डायरेक्शन में और आगे में चला जाऊं, यानी कि मैं दोबारा A को लिखूं, किसी ने नहीं रोका,
आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप दोबारा ए को लिखेंगे तो यहाँ पर ए बी सी, ये रैंक तो आपको 1 2 3, ये 24 25 26, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसी डायरेक्शन में आगे चलते हुए ए को दोबारा लिखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। सर्कुलर मूवमेंट का मतलब है कि मैं अपनी सीरीज को रुकने नहीं दे रहा हूं, मैं उसी डायरेक्शन में आगे चल रहा हूं। तो अब मैं दोबारा ए को लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 27। ठीक है। अच्छा, अगर आप उसी डायरेक्शन में दोबारा बी को लिखना चाहोगे तो बताओ जरा। अगर उसी डायरेक्शन में बी लिखना चाहूंगा, सी लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? बताइए। 28 29 आया ना? एंड देन उसी डायरेक्शन में अगर मैं एक्स वाई जेड लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अब बात आती है कि सर अब ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे किया? तो देखो, ए को 27 लिखने का मतलब क्या है? 26 प्लस ए। भाई 26 यानी कि एक बार पूरी सीरीज खत्म करने के बाद अगर आप ए को लिखते हो, एक बार पूरी सीरीज खत्म करने के बाद आप ए को लिखते हो तो ए की रैंक क्या आती है? 26 के बाद ए आया, तो 26 के बाद ए आया यानी कि 26 प्लस 1, तो आप इसको क्या बोलते हो? 27। ये बात समझ में आ रही है? तो 27 कैसे? 26 के बाद अगर दोबारा एक बार सीरीज कवर करने के बाद दोबारा ए लिखोगे तो उसकी रैंक आ जाएगी 26 प्लस ए विच इज 1। तो 26 प्लस 1 इज 27। अब जरा गौर करो कि अगर मुझे बी की रैंक निकालनी थी दोबारा रिपीट होते हुए, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? 26 प्लस बी, और बी की रैंक आपको पता है 2 होती है, तो 26 प्लस 2 कितना हो गया? 28। देखो, आपने 28 लिख दिया। एक बार पूरी सीरीज खत्म करने के बाद दोबारा आप बी पे जा रहे हो तो 26 प्लस बी। अब यहाँ पर अगर मैं सी की रैंक बोलूँ, ये आपने कैसे निकाला होगा? ये आपने निकाला होगा 26 प्लस सी, यानी कि 26 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 29। तो इसीलिए आपने 29 लिखा है। तो जब आप दोबारा एक्स वाई जेड पे जाओगे तो आप जरा बताओ आपकी रैंक क्या आ जाएगी? एक्स की, एक्स की रैंक आ जाएगी 26 प्लस एक्स। एक्स होता है 24, भाई वाई 25 है तो वाई से एक पीछे एक्स 24, तो 26 प्लस 24 कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ पर जब आप दोबारा एक्स को लिख रहे हो तो वो 50th रैंक पर है। देखो कितने आराम से आपने निकाल लिया ये। वाई की बात अगर करोगे तो आप यहाँ पर वाई के लिए क्या बोलोगे? गौर करो जरा। वाई के लिए आप क्या बोलोगे? 26 प्लस वाई, यानी कि 26 प्लस 25, यानी कि वाई इज 51। तो किसी भी लेटर की रैंक मैं दोबारा लिख सकता हूँ उसी सेम डायरेक्शन में। और z की रैंक क्या हो जाएगी? 26 प्लस z, और z की रैंक 26 प्लस z का मतलब कितना हो जाएगा? 26 प्लस z। एक बार सीरीज खत्म करने के बाद दोबारा आपने सीरीज को लिखा है तो दिस इज 52। क्लियर है? नो डाउट। अब जरा गौर करो, मैं आपसे दोबारा सीरीज को लिखते हुए कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। गौर करिए कि मैं एक बार दोबारा फिर से तीसरी बार इस सीरीज को लिख रहा हूं और मुझे एल का रैंक बताना है। बताओ, थर्ड टाइम अगर मैं इस सीरीज को लिख रहा हूँ, 2 बार कंप्लीट करने के बाद तीसरी बार अगर मैं सीरीज को लिख रहा हूँ और मुझे एल का रैंक बताना है, तो एल का रैंक यहाँ पर क्या होगा? 26 प्लस 26 प्लस एल। ये 2 बार आपने सीरीज कंप्लीट कर ली तो 26, और दूसरी बार भी सीरीज कंप्लीट हो गई तो 26, और उसके बाद जब आप एल पर आए तो आप एल को लिखोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 26 प्लस एल, यानी कि 52 प्लस एल, एल का मतलब 12। तो यहाँ पर एल की रैंक क्या हो जाएगी? 64। इसका मतलब आप अगर सीरीज को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मत बोलना कि सर ये तो ए होना चाहिए 1, लेकिन अगर मैं सेम डायरेक्शन में जाना चाहूँ तो आप उसको क्या नाम देते हो? सर्कुलर मूवमेंट। अब बात आती है सर ये सीख क्यों रहे हैं, क्या फायदा होगा इसका? ठीक है, वो समझ में आ गई बात। अगर आप एल के अलावा आगे जाके मुझसे पूछोगे नहीं मुझे टी का रैंक बताओ,
तीसरी बार अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मुझे टी का रैंक बताओ, तो मैं डायरेक्टली आपसे बोलूंगा कि टी का रैंक यहाँ पर होगा 26 + 26 + टी। टी यानी कि जॉटी मेथड में टी 20 होता है, तो 26 + 26 52 + 20 कितना हो गया 72, तो ये 72 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसका यूज क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये सिखा क्यों रहे हो आप, इसका क्या कर लेंगे हम, आपके मन में चल रहा होगा। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों सिखा रहा हूँ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मैंने बोला अगर u में 8 ऐड करो, तो बच्चे डरने लगते हैं, सर ये क्या बोल रहे हो u में 8 ऐड करो। तो मैंने आपसे बोला 21 में 8 ऐड करो, u की वैल्यू 21 है, रैंक 21 होता है, तो 21 में 8 अगर मैं ऐड करूंगा तो 29 आना चाहिए। 21 + 8 29। अब 29 का मतलब घबराना नहीं है। 29 का मतलब क्या हो सकता है? ये होता है 26 + 3। ठीक है, 26 लेटर आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद से आप थर्ड लेटर पर आ गए, और थर्ड लेटर पे है कौन? सी। तो अगर आपको सर्कुलर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आराम से बता सकते हो 29 का मतलब सी। यू में अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? सी। देखो, इसके लिए आपको दोबारा उंगलियों पर काउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अगर आपसे बोलता हूं सपोज एक्स में 13 ऐड करना है, एक्स की वैल्यू 24 है, 24 में 13 ऐड करोगे तो आप कहां पहुंचोगे? 37। कहां पहुंचोगे? 37। अच्छा, 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 26 + 11। 26 + 11 यानी कि एक बार आपने पूरी सीरीज कवर करने के बाद दोबारा 11th लेटर पर चले गए। 11th लेटर पर कौन होता है? के। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 20x में अगर आप 13 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? के। तो इस तरीके से हम सर्कुलर मूवमेंट का फायदा उठाते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? नो डाउट। तो किसी भी लेटर को मैं अगर एक बार सीरीज खत्म करने के बाद आगे देखना चाहूं तो आप उसकी रैंक आगे भी डिसाइड कर सकते हो। तीसरी बार आप सीरीज को रिपीट करना चाहते हो तो किसी लेटर की रैंक उस केस में भी आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल सर्कुलर मूवमेंट। अब सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं टाइप नंबर 1। ये तो आपको एक बेसिक मैंने कुछ चीजें बताई जिनका यूज हम लगातार करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और ना केवल इस चैप्टर में बल्कि आने वाले चैप्टर्स में भी। तो फॉरवर्ड सीरीज में रैंक याद कर लेना, बैकवर्ड सीरीज में लेटर्स की रैंक आपको याद होनी चाहिए, मिरर वैल्यूज कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, या ऑपोजिट लेटर्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो पता होना चाहिए। सर्कुलर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये 4 चीजें आपकी क्लियर हैं, चीजें याद हो गई हैं, तो अब शुरू करते हैं टाइप 1 विच इज फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ लेटर्स दिए होते हैं, उनके बीच में मुझे लॉजिक एंड पैटर्न को एस्टैब्लिश करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं अगले लेटर को आइडेंटिफाई करूंगा। या फिर हो सकता है कि ग्रुप ऑफ लेटर दिए हों, ग्रुप ऑफ लेटर्स के बीच में मुझे कोई लॉजिक स्टैब्लिश करना है और फिर मुझे अगला लेटर निकालना है। तो इन दिस वे वी विल अप्रोच दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ये क्वेश्चन है, जरा गौर से देखो। आपसे बोला गया विच एलिमेंट शुड टेक प्लेस इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगला ग्रुप ऑफ लेटर मुझे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं और आपको नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर बताना है। तो इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है, तो करना क्या है, मैं एक यूनिवर्सल अप्रोच आपको बता रहा हूँ। ठीक है, JAF KEE, ध्यान से सुनना, MICPOZ। तो इस तरह की सीरीज को अगर आपको कवर करना है, चेक करना है, तो आपको करना क्या होगा? हर एक ग्रुप के पहले लेटर को कनेक्ट करो। द आइडिया इज वेरी सिंपल, कनेक्ट फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी ग्रुप। ये मत करना कि विद इन द ग्रुप आप लेटर्स को कनेक्ट करने लगे, ऐसा मत करना। मतलब इस लेटर के अंदर अंदर जे का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन एफ के साथ, ऐसा कुछ देखना शुरू कर दिया आपने, डोंट डू दैट। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें हर ग्रुप का पहला एलिमेंट हर ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा लॉजिकली, देन वो थर्ड ग्रुप के पहले एलिमेंट के साथ और फोर्थ ग्रुप के पहले एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। अब कैसे कनेक्टेड होगा?
देखो लेटर देख के तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं उनकी रैंक लिख दूं, देखो अब अगर मैं इन पहले लेटर्स की रैंक लिख दूं, तो आपने 10 टू 11 जाने में +1 किया, 11 टू 13 जाने में आपने +2 किया, और 13 से 16 जाने में आपने +3 किया। तो अब अगर मैं आगे जाऊंगा तो अब मैं क्या करूंगा, +4। तो 16 + 4 कितना आ जाएगा, 20। 20 पे कौन सा लेटर है, टी। ये बात समझ में आ रही है, देखो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी तो वैसे ही रूल आउट हो गए। मैंने हर एक ग्रुप के पहले लेटर को कनेक्ट कर दिया है, और मुझे एक सीरीज और सीक्वेंस मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल कनेक्ट सेकेंड लेटर ऑफ एवरी ग्रुप। हर ग्रुप के दूसरे लेटर को कनेक्ट करना है, ठीक है। हर ग्रुप के सेकेंड लेटर को आपको कनेक्ट करना है। अब चलो कनेक्ट करते हैं। ए से ई, ई से आई से ओ। अब देखो यहाँ पर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ए वॉवेल है, उसको आपने अगले वॉवेल के साथ कनेक्ट किया। मुझे यहाँ पर रैंक लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ए के बाद अगला वॉवेल ई के बाद अगला वॉवेल आई के बाद अगला वॉवेल ओ, तो ओ के बाद अगला वॉवेल क्या होगा, यू। तो टी के बाद यू आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ठीक है। अब हर एक ग्रुप के मैं थर्ड लेटर को कनेक्ट करूंगा, थर्ड लेटर ऑफ एवरी ग्रुप। तो देखो ये 6 से 5 यानी कि -1, 5 से 3 यानी कि -2, और 3 से 26। क्या ये -3 हुआ? देखो सी को आप क्या लिख सकते हो, सी को 3 लिख सकते हो, तो आप सी को 26 + 3 भी तो लिख सकते हो, यानी कि 29। तो सी को आप 3 तो लिखते ही हो, लेकिन सी को आप 29 भी तो देख सकते हो। अगर आप 29 की तरह से देखोगे तो 29 - 3 इज व्हाट, 26। और अब यहाँ पर आपको -4 करना पड़ेगा, तो 26 - 4 इज 22। 22 पे आपको क्या मिलेगा, वी। TUV इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई, अप्रोच समझ में आ गया है कि हर एक ग्रुप का पहला लेटर कनेक्टेड होगा, देन हर एक ग्रुप का दूसरा लेटर कनेक्टेड होगा, देन हर एक ग्रुप का थर्ड लेटर कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी गई है, इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड विच टर्म विल कम नेक्स्ट। अगला टर्म कौन सा होगा? अब देखो ये बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर अगर आप जितने नीटली एंड माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, उतनी जल्दी आपको लॉजिक मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ, तो देखो ये पहले मुझे ए दिख रहा है, देन ए के बाद बी दिख रहा है, ए बी, देन ए बी सी, देन ए बी सी डी, देन ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अब अगला जो आएगा वो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, ए बी सी डी ई एफ। तो नेक्स्ट टर्म वुड बी एफ, अगला जो टर्म है दैट वुड बी एफ। मेरा आंसर तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ए बी सी डी के बाद ई तक थे यहाँ पर, और अब एफ की बारी है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज नन ऑफ दीज। आपको एफ दिया नहीं गया है ऑप्शन में, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सो। अब बात आती है कि सर बाकी जो लेटर है उनका क्या, तो देखो उनमें भी कनेक्शन है। जेड से एक पीछे जाओ वाई, वाई से एक पीछे जाओ एक्स, एक्स से एक पीछे जाओ डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक पीछे जाओ वी। तो अब एफ के बाद अगला यू आएगा, तो वी से एक पीछे जाएंगे तो यू। बट यू ई के बाद वाला एलिमेंट नहीं है, यू एफ के बाद वाला एलिमेंट है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सर यू क्यों नहीं, तो यू इसलिए नहीं होगा बिकॉज वी के बाद यहाँ पर 6 लेटर के बाद यू आएगा, तो छठा लेटर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, दैट्स व्हाई दिस इज एफ, ठीक है। द आंसर इज एफ, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को करवाया है। जल्दी से जरा इस ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऑब्जर्व करो और बताओ आंसर क्या होगा आपका।
वेरी क्विकली गाइस, बहुत सिंपल है ये, देखना शुरू करो, बताना शुरू करो। अब देखो यहाँ पर भी आपको ग्रुप सीरीज दी हुई है, तो ग्रुप सीरीज अगर दी हुई है तो हर एक ग्रुप के पहले लेटर को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट यू गाइस हैव टू डू, आपको हर एक ग्रुप के पहले लेटर को कनेक्ट करना होगा। चलो कनेक्ट करते हैं। W के बाद अगर मैं पहला लेटर देखूं तो U है, U के बाद पहला लेटर यहाँ पर देखूं तो S है, S के बाद पहला लेटर देखूं तो Q है। अब अगर आप इन लेटर्स को देख के कोई लॉजिक डेवलप नहीं कर पाते हो तो मैं आपको रैंक लिख के दिखाता हूँ। देखो रैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, बिकॉज लेटर से बेटर आपको विजुअलाइजेशन नंबर्स पर मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि -2 किया, देन -2 किया, -2 किया, तो फिर नेक्स्ट आएगा -2 विच इज O। -2 का मतलब 17 ना, सॉरी 17 -2 इज 15, 15 पे क्या मिल देगा O। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि मेरे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर की शुरुआत O से होगी, तो अगर मेरे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर की शुरुआत O से होगी तो B तो वैसे ही रूल आउट है। क्लियर, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर की शुरुआत O से होने वाली है। ठीक है, फिर अगर मैं सेकेंड लेटर्स को देखूं, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड लेटर्स, एक्स वी जी, एक्स वी टी आर, एक्स वी टी आर। तो यहां पर भी आप देख सकते हो -2 है, देन -2 है, -2 है। देखो x की रैंक 24, v की रैंक 22, t की रैंक 20, r की रैंक 18। तो फिर नेक्स्ट टर्म भी -2 करना पड़ेगा विच इज 16, 16 पे आपको मिलेगा p। तो o के बाद मुझे p चाहिए, तो भाई चलो भाई p तो हर जगह है, एवरीवेयर वी आर गेटिंग p। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड CEGI, CEGI। अगर आप इनकी रैंक निकालना चाहोगे तो देखो 3, 5, 7, 9, यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने +2 किया हुआ है हर जगह। तो 9 + 2 11, 11 पे आपको क्या मिलेगा K। तो OP के बाद आपको K चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी रिजेक्ट हो गया। और अब आपको क्या चाहिए, लुक एट द लास्ट लेटर्स। लास्ट लेटर में क्या है, D के बाद FHJ, DFHJ। तो अगर आप D से F जाते हो तो +2 किया, F से H जाते हो तो +2 किया, H से J जाते हो तो +2 किया, तो अगली बार भी 2 करना पड़ेगा, यानी कि 10 + 2 12, 12 पे आपको L मिलेगा। तो OPKL, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात समझ में आ गई। हर एक ग्रुप के फर्स्ट लेटर्स को, हर एक ग्रुप के सेकंड लेटर को, हर एक ग्रुप के थर्ड लेटर को एंड हर एक ग्रुप के फोर्थ लेटर को कंपेयर करके यू कैन गेट द सीरीज। सिंपल। चलो नेक्स्ट, अब ये भी आपके सामने ग्रुप सीरीज है, यहाँ पे भी आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। वेरी क्विकली लेट्स डू दिस। DCDB, अब देखो मैं पहले लेटर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, DHL और ये क्वेश्चन मार्क। अच्छा, DHL क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, 4, 8, 12। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो ना कि +4 होता हुआ, तो 12 + 4 करोगे तो कितना आएगा, 16। 16 पे आपको क्या मिलता है, P, यानी कि मेरे आंसर की शुरुआत P से होगी। क्या बात है, हर एक ऑप्शन में आपको P दिख रहा है, आप इसके थ्रू एलिमिनेट नहीं कर पाए। अगर ऑप्शंस आपको बहुत स्मार्टली क्रिएटेड दिखाई दें तो आपको हो सकता है थोड़ी और मेहनत करनी पड़े। अब देखो अगर मैं सेकंड एलिमेंट्स को कंपेयर करूं, तो ये 3 है, ये 8 है और ये 13 है। तो आपको यहाँ पर +5 होता हुआ दिख रहा है, 3 + 5 8, 8 + 5 13। तो आगे चलते हुए भी आपको +5 करना पड़ेगा, यानी कि 13 + 5 18, 18 पे आपको मिलेगा R। तो शुरुआत हुई आपकी P से, फिर R। तो P के बाद R आपको चाहिए, तो ऑप्शन नंबर C एलिमिनेट कर दो, वहां पर तो आपको P के बाद R नहीं मिलेगा। चलो थर्ड लेटर को कंपेयर करते हैं, D से J, J से P।
गौर करो। अब डी का मतलब यहाँ पर 4 है, जे का मतलब यहाँ पर 10 है और पी का मतलब 16 है। तो 4 से 10 जाने में आपने +6 किया, 10 से 16 जाने में +6 किया, तो आगे भी आप +6 करोगे यानी कि 22। 22 पे मिलेगा मुझे वी। तो पी आर के बाद वी मिलना है, तो पी आर के बाद वी मिलना है, तो ऑप्शन नंबर ए बी रिजेक्ट हो गए, बचा हुआ आपके पास डी है। लेकिन गौर कर लेना कि एक नन ऑफ दीज भी है, ठीक है, नन ऑफ दीज भी है, उसकी वजह से आप अभी श्योर नहीं हो सकते कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। हो सकता है कि चौथे लेटर में कुछ गलती हो। बी को कनेक्ट किया आई के साथ, आई को पी के साथ, तो 2 9 16। तो अगर आप यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हो तो देखो +7 का गैप है, तो 16 + 7 कितना मिलेगा? 23। 23 पे कौन सा लेटर आता है? डब्ल्यू। तो क्या मेरा आंसर सही है? बिल्कुल, PRVW इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जब भी आपके सामने ग्रुप सीरीज आ रही है तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं हर ग्रुप के पहले एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, हर ग्रुप के दूसरे एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, हर ग्रुप के तीसरे एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं विद इन द ग्रुप मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं डी को सी के साथ, सी को डी के साथ और डी को बी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। विद इन द ग्रुप आप लेटर्स को कनेक्ट नहीं करोगे। दिस इज नॉट अल्फाबेटिकल सीरीज। चलो नेक्स्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो अब जरा देखें यहाँ पर क्या हुआ। आपने बोला बी को कनेक्ट करना है डी के साथ, डी को कनेक्ट करना है जी के साथ। तो मैंने आपको एक टूल दिया है कि जब भी आपको लेटर दिखे आप उनको नंबर में कन्वर्ट कर दो। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है ना जिनको सीरीज याद होगी, रैंक याद होगी। अगर आपको रैंक याद नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट करने में ही टाइम लोगे, तो आप टाइम बचाओगे कैसे? तो अगर आपको रैंक्स याद नहीं है तो जल्दी से जल्दी वो रैंक याद कर लेना। तो 247 ये क्लियरली +3 और +3 का गैप है, तो यहाँ पर भी मैं +3 का गैप एक्सपेक्ट करूंगा, दैट इज 10। 10 पे आता है जे। शुरुआत जे से होगी, ठीक है। अब बात आती है कि सर सी और ई में कौन सा, अच्छा सी और ई में अगर कौन सा है ये आपको पता लगाना है। चलो देखते हैं जरा। वाई डब्ल्यू एंड टी, ये -2 -3 25 23 20, ठीक है। आप देखो -2 और -3, यहाँ पर क्या था, बी के बाद डी +2 +3 +4 करना है ना। माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, रुक जाओ रुक जाओ, +3 नहीं करना था, +4 करना था। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। बी के बाद डी, डी के बाद जी है ना, तो 247 हम कर रहे हैं। चलो 247 हम कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग, +2 +3, पहले +2 +3, तो अभी आपको क्या करना है, +4। +4 पे 11 मिलेगा, 11 पे क्या है के, तो पहले 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4, तो दैट इज 11। और अगर आप दूसरे लेटर्स को देखो वाई डब्ल्यू टी, तो यहाँ पर आपने -2 किया, देन -3 किया, तो आपको अब मिलेगा -4। तो 20 -4 क्या हो जाएगा, 16। 16 पे क्या है, पी। तो इसका मतलब के और पी, तो के पी ऑप्शन में है क्या? नो, के पी ऑप्शन में नहीं है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। देखो के क्यू ऑप्शन में है बट क्यू इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी के पी। बात समझ में आ गई? सिंपल है ये। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। विच एलिमेंट शुड टेक प्लेस इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपसे बोला गया कि भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखोगे, फिर से ब्लैंक को फिल करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ हर एक लेटर, हर एक ग्रुप के पहले लेटर को कनेक्ट, यानी कि ए ई आई। तो ए से ई अगर आपको जाना है, यानी कि 1 से 159,
तो 159 का मतलब +4 तो आप अगला भी +4 एक्सपेक्ट करोगे, दैट इज 13। 13 का मतलब m, यानी कि शुरुआत किससे होगी? अच्छा, ए ई आई के बाद ओके m से शुरुआत होनी चाहिए, m है नहीं। क्या कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है क्या? अगर मैं इस 444 को ऐड कर रहा हूं तो क्लियर सीरीज बन रही थी, बट यहाँ पर मुझे m चाहिए। आपने m तो दिया नहीं मुझे, किसी भी आंसर का पहला लेटर m तो नहीं है। तो क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि ये जो ए के बाद आई ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद मैं अगला वॉवेल ले सकता हूँ क्या? लुक एट दिस सीरीज फ्रॉम वॉवेल्स परस्पेक्टिव। ए के बाद नेक्स्ट वॉवेल ई, ई के बाद नेक्स्ट वॉवेल आई, तो आई के बाद नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा? ओ। क्या ओ आपको ऑप्शंस में दिख रहा है? यस, सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपने किया क्या, आपने नेक्स्ट वॉवेल उठा लिया। चलो अब हर एक ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है? सी जी के, सी जी के। तो देखो सी जी के की अगर मैं बात करता हूं तो आपने यहाँ पर क्या दिया, 3 से 7 यानी कि +4, 7 से 11 +4, तो 11 से +4 करोगे तो कितना मिलेगा? 15, 15 पे ओ मिलेगा। ये देखो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15। ठीक है, ओ से शुरुआत हुई है। चलो नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो 2 बार ओ आ गए। अच्छा, 2 बार ओ आने के बाद क्या मैं डायरेक्टली चला जाऊं ऑप्शन नंबर डी के साथ? पहला लेटर भी हो, दूसरा लेटर भी हो, लेकिन थर्ड भी चेक करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नन ऑफ दीज। तो अब जरा टी एक्स बी देखते हैं, टी एक्स बी। तो T20 है, X24 है, +4, तो B को आप 2 भी लिख सकते हो और B को आप क्या लिख सकते हो? 28। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मूवमेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको शुरू में। B को आप क्या लिख सकते हो? 28। 2 लिख सकते हो तो 26 + 2 भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको 28 लिखोगे तो आपको क्लियरली 4 ऐड होते हुए दिखेगा। और फिर यहाँ पर आप 2 + 4 करते हो तो दैट इज 6, 6 पे आपको F मिलेगा। तो डबल O के बाद F, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वॉज करेक्ट। ठीक है, ये लास्ट लेटर चेक करने की रिक्वायरमेंट इसलिए भी थी बिकॉज वहां पर अगर स्मार्ट ऑप्शन बनाता और एफ ना देके जी दे देता तो आपको नन ऑफ दीज के साथ जाना पड़ता। इसीलिए केवल 2 लेटर देख के खुश मत हो जाना, थर्ड को भी वेरीफाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली आपको कुछ लेटर दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में कोई सीक्वेंस होगा, कोई पैटर्न होगा, उस पैटर्न को ढूंढिए और बताइए। चलो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है देखो। G +2 + 2 GI के। देखो अगर मैं यहाँ पर देखो तो ये दो दो का ग्रुप बन गया। GIK का मतलब ये 7, 9 और 11। क्या आपको इतना दिखाई दे रहा है? 7, 9 और 11 +2 +2 +2, 7 + 2 9, 9 + 2 11। अच्छा, अगर मैं वहीं पर बात करूं BDF तो यहाँ पर भी वही है, +2 +2। शुरुआत B से हुई, देन D, देन F। यहाँ पर 2, 4 और 6। अब आगे चलोगे तो K के बाद M, MOQ यानी कि 13, 15, 17। तो ये ग्रीन वाली सीरीज अलग चल रही है, ब्लू वाली सीरीज अलग चल रही है। देखो HJL यानी कि 6 के बाद 8, 10, 12। नेक्स्ट आपको क्या करना था? SUN क्वेश्चन मार्क। तो 17 के बाद 19, 21 एंड देन क्वेश्चन मार्क का मतलब 23। 19, 21 और क्वेश्चन मार्क यानी कि 23। तो 23 के बाद 23 पे क्या होगा? W। और फिर उसके बाद ब्लू वाली सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। ब्लू वाली सीरीज में 8, 10, 12 के बाद अगला क्या आना चाहिए? 14। तो 14 पे आपको क्या मिलेगा? N।
तो W और N हमारे अगले दो टर्म होंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन मार्क है, तो W और N मेरे अगले दो टर्म हो गए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। सिंपल, वेरी गुड, बहुत अच्छी सीरीज थी। अब इसको देखते हैं फटाफट। आपको यहाँ पर ग्रुप ऑफ लेटर नहीं मिल रहे, आपको डायरेक्टली सिंगल लेटर्स दिए गए, और उन सिंगल लेटर्स को देख के मुझे अगला लेटर फिल करके बताइए, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर सिंगल लेटर दिए गए तो मेरा काम क्या है, उनको उनकी रैंक में कन्वर्ट करना। CFL X बी एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे उनको रैंक में कन्वर्ट करना है तो देखो, C की वैल्यू 3 होती है, F की वैल्यू 6 होती है, L की वैल्यू 12 होती है, X का रैंक 24 है, और V का रैंक क्या है, 22। ठीक है। अगर मैंने इनकी रैंक को लिख दिया तो क्या आपको एक बात दिखाई दे रही है कि 3 से 6 जाने में आपने डबल किया, 6 से 12 जाने में आपने डबल किया, 12 से 24 जाने में आपने डबल किया, इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर जाके रुक जाएंगे, सर ये यहाँ पर -2 क्यों हो रहा है? जब आप हर जगह मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे थे तो यहाँ पर -2 क्यों किया? सोचो। तो क्या फिर मुझे अगला भी -2 करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि सर 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, तो हो सकता है अगली बार फिर से -2, 3 बार सब्ट्रैक्शन होगा, और 22 -2 यानी कि 20, 20 पे आता है t। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे विल डू दिस मिस्टेक, और उस मिस्टेक को ऑप्शन में रखा गया है जिससे कि आप आओ गड्ढे में गिरो, आपका चालान कट जाए। सिंपल। तो चालान नहीं कटने देना है भाई। आपको क्या करना है, आपको कुछ और सोचना है, ठीक है। क्या सोचना है कि भाई v को अगर मैं 22 लिख सकता हूँ, जरा गौर करो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मूवमेंट। अगर मैं v को 22 लिख सकता हूँ तो क्या मैं v को 26 प्लस v नहीं लिख सकता? हाँ या ना? 26 प्लस v का मतलब 26 प्लस 22 यानी कि 48। तो भाई अगर आप v को 22 लिख रहे हो तो v को आप 48 भी लिख सकते हो, ठीक है। 22 का मतलब 48 भी होता है। अच्छा, अगर 22 का मतलब 48 भी होता है तो अब बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई कि 24 इंटू 2 यहाँ पर ये भी चल रहा होगा? 24 इंटू 2 कितना हो गया? 48। तो अब आगे अगर मैं चलूंगा तो 48 इंटू 2 करना पड़ेगा। 48 इंटू 2 का मतलब क्या है? 48 इंटू 2 इज 96। अच्छा, बात आती है कि सर 96 पे कौन सा लेटर आएगा, ये कैसे बताओगे? बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे, सर ये 96 कैसे? देखो 96 का मतलब क्या है, 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने एक बार पूरी सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ ली, उसके बाद दूसरी बार भी आपने पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ ली, तो कहाँ तक पहुंच गया? 52। मुझे जाना है 96 पर, यानी कि एक बार मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज तीसरी बार भी पूरी पढ़ ली, तो अभी मेरे पास कितने हो गए? 78। अब 78 पे मैं खड़ा हूँ, मुझे 96 पे जाना है, तो अब पूरी सीरीज दोबारा तो कवर करनी नहीं होगी, तो 78 के बाद मुझे क्या करना होगा? 18 ऐड करना होगा। यहाँ तक हम 78 तक आ गए थे, तो 78 में क्या ऐड करूंगा तो 96 पहुंच जाऊं? तो द आंसर इज 18, यानी कि 18 लेटर कौन सा है? आर। तो अगर आप यहाँ पर 96 देख रहे हो तो 96 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑप्शन नंबर ई, नो डाउट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मूवमेंट का जीता जागता एग्जाम्पल, नमूना। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर बस मल्टीप्लाई बाय 2 करते चले जाइए। v को आप 22 लिख सकते हो तो 26 प्लस 22 भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 96 की बात करेंगे तो 26 प्लस 26 प्लस 26 यानी कि 3 बार सीरीज फिनिश हो चुकी है। उसके बाद 18th लेटर मैंने पिक किया, तो 18th लेटर क्या होगा? आर। नो डाउट एट ऑल? जल्दी से बता दो। यस सर, थिंग्स आर क्लियर, नो डाउट एट ऑल। अच्छा, आप कोई डाउट नहीं है तो अब हम अपने टाइप को ही चेंज कर लेते हैं। टाइप को चेंज करें या एक और क्वेश्चन करें? चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं। चलो जल्दी से बताओ,
यहाँ पर भी सिंगल लेटर्स की एक सीरीज दी हुई है और आपसे पूछा गया है नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा। अब पहला काम, जब भी हम किसी भी लेटर सीरीज को देखते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी रैंक को लिख लेता हूँ 1 3 6 11 18। आर तो 18 है और आर के बाद सी है तो 3 भी लिख सकते हैं सी को, और क्या लिख सकते हैं 29 भी लिख सकते हैं। 3 को 29 कैसे लिख सकते हो, यानी कि सी अगर थर्ड लेटर है तो सी को आप 26 प्लस थर्ड लेटर भी तो लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 29। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा सर्कुलर मूवमेंट का। इसी को अगर मैं चाहूँ तो 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 3 का मतलब 29 भी होता है सर्कुलर मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 7 का गैप। और अगर मैं 29 ले लूँ तो आपने यहाँ पर कितने का गैप दिया, 11 का गैप। अब ये जो डिफरेंस पर आने वाले नंबर है या जो गैप पर आने वाले नंबर है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, लगातार आने वाले प्राइम नंबर है। 2 देन 3 देन 5 देन 7 देन 11। तो ये सारे प्राइम नंबर थे, स्पेशल नंबर्स, जिनको आपने सीरीज में ऐड किया। और अब आप 11 के बाद कहाँ पर आओगे, 13 पर। तो 29 प्लस 13 कितना होता है, 42। 29 में अगर मैं 13 ऐड करूंगा तो 42। अच्छा 42 का मतलब 26 प्लस 16 यही होता है ना। 26 का मतलब क्या है, 26 को छोड़ दो, अगर मैं 42 कौन सा लेटर होगा वो निकालना होगा अगर मुझे, तो 26 यानी कि पूरी सीरीज एक बार खत्म करने के बाद मैं 16th लेटर पर आ गया, दैट इज पी। पूरी सीरीज खत्म करने के बाद मैं 16th लेटर पर आऊंगा, तब जाके मुझे पी दिखेगा। सो द आंसर इज पी। क्या पी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, देखो जरा गौर करो, नो डाउट एट ऑल। जल्दी क्लियर करिए, बताइए मुझे, यस सर एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टाइप। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिलिंग दी ब्लैंक स्पेस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, वो आपने सीख लिया, और ये इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में दिखाई देंगे। अब बात आती है फाइंडिंग द पेयर ऑफ लेटर्स इन अ गिवन वर्ड, यानी कि आपको कोई वर्ड दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज टाइप 2। और टाइप 2 में करना क्या है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, वर्ड विल बी गिवन, और इस वर्ड को देख के आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ड में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर है जिनके बीच यहां पर भी उतने ही लेटर हैं जितना उनके बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर इसमें करना क्या है, ये कौन सा नया टाइप है, फाइंडिंग पेयर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अभी मैं तरीका आपको सिखाऊंगा। हर क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया जाएगा, ठीक है। वर्ड देने के बाद आपको बोला जाएगा कि इस वर्ड में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर है वो निकालिए। अब आप पूछोगे सर कैसे पेयर ऑफ लेटर निकालने हैं। पेयर का मतलब दो लेटर का ग्रुप, तो वो पेयर ऑफ लेटर निकालने हैं जिनके बीच यहां पर भी उतने ही लेटर होंगे जितना उनके बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है, ठीक है। तो वो दो लेटर का कितने पेयर हैं जिनके बीच इस वर्ड में भी उतने ही लेटर आएंगे जितना उनके बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। अब इसको करने का तरीका क्या है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आपसे पूछा गया कि फ्लैगशिप में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर हैं, दिस वर्ड इज फ्लैगशिप, और आपसे पूछा गया कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर है जिनके बीच यहां पर भी उतने ही लेटर है जितना उनके बीच अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। अब करने का तरीका क्या है, देखो आपको वर्ड लिख लेना है। मैं एक बार आपको पूरा का पूरा मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करके दिखाऊंगा, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप उसी मेथड को मेंटली यूज करोगे विदाउट राइटिंग मच, ठीक है। टाइम बचाना है, दैट इज आवर बेसिक आइडिया। तो आपको जो वर्ड दिया गया फ्लैगशिप, इसमें आपको करना क्या है कि हर एक लेटर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चेक करना है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चेक करना है। इसको कहते हैं आगे चेक करना, इसको कहते हैं पीछे चेक करना। अगर आप जी से इस डायरेक्शन में चेक कर रहे हो तो ये बैकवर्ड हो गया,
और जी से इस डायरेक्शन में चेक कर रहे हो तो फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ये होता है मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन का। अब मुझे किसी भी लेटर से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में चेक करना है। तो अगर मैं पहले लेटर की बात करूं, एफ की बात करूं, तो एफ के बैकवर्ड डायरेक्शन में तो कोई लेटर ही नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा? एफ के फॉरवर्ड से शुरुआत करते हैं। अब एफ के फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मुझे शुरुआत करनी है, ठीक है, एफ के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं एफ से चलते हुए पूरी सीरीज को अपने दिमाग में बोलूंगा। मैं आप ही लिख के दिखा रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको दिमाग में ही रखना है सब। तो एफ से शुरू होते हुए पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो वर्ड में गिवन लेटर है और जो अल्फाबेटिकल सीरीज में आया हुआ लेटर है, क्या वो सेम है कहीं पर भी? जो वर्ड में दिए गए लेटर थे एफ के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एफ के बाद जो अल्फाबेटिकल सीरीज में आने वाले लेटर थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्या वो कहीं पर भी मैच कर रहे हैं? अगर वो कहीं पर भी मैच करेंगे तो एफ से उस लेटर तक एक पेयर बन जाएगा। अगर वो कहीं पर मैच करेंगे तो एफ से उस लेटर तक एक पेयर बन जाएगा। यहां पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं आगे चेक करूंगा, ध्यान से सुनो। अब मैं एल पर आऊंगा, एल के बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चेक करूंगा। तो एल से शुरू करते हुए अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊं तो एल के बाद एम आता है। भाई जाना आपको अल्फाबेटिकली ही है। अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हो तो ये मत सोचना कि एल के पीछे चलना शुरू कर दोगे, नहीं नहीं, जाना आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी। तो एल के बाद एम, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। क्या कहीं पर भी कोई भी लेटर यहाँ पर आपको मैच करता हुआ दिख रहा है? नहीं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग ओरली और मेंटली इन योर माइंड। ठीक है, कंसंट्रेशन रखना। अब अगर मैं ए के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊं तो ए के बाद मैं बी और सी लिखूंगा, नो मैचिंग एट ऑल। ए के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊं तो ए के बाद मैं आगे चलते हुए बी, सी, डी, ई, कहीं पर भी कोई मैचिंग नहीं हो रही है, छोड़ दो। वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी पेयर फ्रॉम ए ऑल्सो। अब बात आती है जी की, तो जी के बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, तो जी के बाद एफ, जी, एच, जी के बाद एफ, जी, एच, आई। कुछ भी मैच नहीं किया, नो, नन ऑफ दीज लेटर विल मैच। तो इसका मतलब है कि जी से भी बात नहीं बनी। चलो एस से करते हैं, बैकवर्ड में भी और फॉरवर्ड में भी। तो एस से बैकवर्ड जाओगे तो टी, यू, वी, डब्ल्यू, और फॉरवर्ड जाओगी तो टी, यू, वी। इसका मतलब है एस से भी आपको कोई मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मुझे एच पे जाना है। एच के बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको चलना है तो एच के बाद आई, जे, के, एल, एम। जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एच से शुरू करते हुए लिख रहे थे तो यहाँ पर एल और एल मैच कर गया ना। देखो यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, इसका मतलब एच से लेके एल विल बी वन पेयर। जहां पर आपकी मैचिंग हो जाएगी वो एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, और एच के फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाना है, तो एच के बाद आई और जे, इसका मतलब एच से आई भी आपको एक पेयर मिलेगा। भाई आई भी तो अपनी जगह पर ही है, तो एच टू आई इज वन पेयर। अब बात आती है कि सर आगे क्या करें? तो आप आई से चेक करो, आई से चेक करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड इन दिस डायरेक्शन, तो आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ, और आई के बाद जे, कहीं पर भी कोई मैचिंग नहीं हो रही है, तो दिस इज नॉट क्रिएटिंग एनी पेयर। और अब मैं पी की बात करूंगा, लेट्स टॉक अबाउट पी। तो पी के बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाके चेक करना होगा, तो पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। आप क्लियरली देख सकते हो कि एस अपनी जगह पर ही है, एस यहाँ पर भी आ रहा है और वर्ड में भी आ रहा है, यानी कि आपको एक पेयर और दिखाई देगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। पी टू एस विल बी वन मोर पेयर।
तो H से L एक पेयर है, H2I और देन P2S, 3 पेयर इन टोटल आपको मिलेंगे इस वर्ड में। योर फाइनल आंसर विल बी 3 पेयर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है? इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी मैंने आपको नहीं सिखाया। तो आपसे केवल पेपर बनाने वाले की एक डिमांड होती है कि आप बिल्कुल पेशेंटली कॉन्सेंट्रेट करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर बीच में कुछ मिस हुआ, आपको अपने आंसर पर डाउट आया, तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा और इट विल किल डबल टाइम। आप सेम क्वेश्चन को 2 बार चेक करोगे, उससे बेटर है कि पहली बार में ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड में मैं उस आंसर को निकाल पाऊँ। ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे तो खतरनाक होंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलो अब जरा क्वेश्चन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड इलेक्ट्रिक which has as many alphabets between them as they have in the English alphabetical series। क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के समझ लो, पढ़ लो। आपसे पूछा गया कितने ऐसे पेयर ऑफ अल्फाबेट हैं इस वर्ड इलेक्ट्रिक में, which has as many alphabet between them as they have in the alphabetical series। यानी कि यहाँ पर भी उनके बीच उतने ही लेटर है जितना उनके बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। तो अब आपको करना कुछ नहीं था, आपको केवल इस गिवन वर्ड को पेयर के फॉर्म में सॉल्व कर लेना है। तो ई से चलते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलो, तो FGHIJKL, कहीं पर भी कोई मैचिंग नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, अब मैं L से शुरू कर रहा हूं। L के बैकवर्ड डायरेक्शन में M और L के फॉरवर्ड डायरेक्शन में MNOPQR, तो कुछ भी मैचिंग नहीं है, देयर इज नो मैचिंग एट ऑल। ई से बात करते हैं, चलो लेट्स टॉक अबाउट ई। तो ई के बाद F और G, और ई के बाद यहाँ पर क्या होगा, FGHIJ। तो आई यहाँ पर क्या मिल रहा है, सेम। तो ई से लेके आई आपको मिल रहा है सेम, क्योंकि ई के बाद FGH और उसके बाद यहाँ पर आई है, तो आई अपने लोकेशन पर ही है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सी की। तो सी के लेफ्ट में जाओगे, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो भी आपको DEF, और फॉरवर्ड जाओगे तो सी के बाद DE। ठीक है, तो DEF। नेक्स्ट, अब टी के बाद चलते हैं तो UVWX, और टी से राइट में चलोगे तो UVW। कहीं पर भी आपको किसी भी लेटर में मुलाकात यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। अब आगे चलो, आर के बाद STUVW और आर के बाद ST, नो डाउट। नेक्स्ट, आर के बाद तो क्लियर है, आई के बाद JKLMNO और आई के बाद J, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिला, क्लियर है। नेक्स्ट, सी के बारे में बात करते हैं। सी के बाद DEFGHIJ। ठीक है, तो सी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाना ही था, बैकवर्ड डायरेक्शन में गए, पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज को मैंने पढ़ दिया। तो JIHGFED आया, यहाँ पर कोई भी लेटर मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब केवल एक ही पेयर था। इलेक्ट्रिक हैड ओनली वन पेयर विच इज E to I। ठीक है, और आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और मेंटली कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है वो आपको समझ में आया होगा। मैं तो आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ हर एक लेटर को, बट एग्जाम में ये मत करना, इतना टाइम नहीं है। आपको दिमाग से ही करना होगा कि अगर आप ई को चेक कर रहे हो तो बैकवर्ड में कोई नहीं है, ई को अगर चेक करो तो FGHIJKL, जहाँ पर मैचिंग हो जाए वहाँ पर आपका एक पेयर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपसे बोला गया फ्लेक्सिबल वर्ड में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर होंगे। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड फ्लेक्सिबल। चलो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि फ्लेक्सिबल वर्ड है, अब मैं आपको ओरली सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं।
नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली। चलो अब देखते हैं। एफ के बाद अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊं तो एफ के बाद GHIJKL, एफ से चलोगे तो GHIJKL, एल अपनी जगह पे है तो मैच कर गया। उसके बाद एम, ठीक है, एल से चेक करते हैं तो एल के बाद एम, इधर तो एम नहीं है, एल के बाद MNOPQR, छोड़ दो। ई से चलते हैं तो ई के बाद FG, ई से चलोगे तो FGHIJ, कहीं पर कुछ नहीं है। एक्स से मूव करोगे तो YZ, अब देखो एक्स से मूव करते समय मैं वाई और जेड पे जाके रुक जा रहा हूँ, जेड के बाद मैं दोबारा ए को शुरू नहीं कर रहा हूँ और नहीं चेक कर रहा हूँ। तो एक्स से अगर आप बैकवर्ड चलते हो तो एक्स के बाद वाई जेड और जेड पे रुकना पड़ेगा, और फॉरवर्ड चलते हो तो एक्स के बाद वाई जेड, बस यहाँ पर भी वाई जेड जेड पे आपको रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट आई से चलते हैं, आई के बाद JKL, और आई के बाद JKL। अब बी के बारे में बात करते हैं, बी के बाद CDEFG, तो बी के बाद CDE, ठीक है, और इधर जाओगे तो CD, यहीं तक है। एल के बाद MNOPQR, और एल के बाद एम कुछ नहीं मिलेगा। ई से चलते हैं, ई के बाद FGHIJKL, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपको कितने मिल रहे हैं? 3, ठीक है, वी हैव चेक्ड एवरीथिंग, आपको इवन टिल द एंड कितना मिल रहा है? 3, नो डाउट। तो देखो 3 है करेक्ट आंसर। पेयर कैसे चेक करना है, मेंटली कैसे काम करना है, क्विकली कैसे काम करना है, और ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा दिया जो कि बहुत ही यूनिक हो गया आपके लिए। हाँ ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स को यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है दैट इज अंडरस्टैंड, और आपको बताना है कि इस वर्ड में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितना उनके बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। चलिए जल्दी से बताना शुरू करिए। द वर्ड हियर इज अंडरस्टैंड। अब देखो अंडरस्टैंड को कैसे करना है, क्विकली, शांत दिमाग के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि कंसंट्रेशन लैप्स होगा तो फिर गए काम से। आपको एक ही चीज को 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट विल किल योर टाइम, टाइम नहीं होगा तो कंसंट्रेट करना। यू के बाद VWXYZ, कहीं पर मैचिंग नहीं है। जेड के बाद आगे मत जाना, जेड पे रुक जाना। एन के बाद O, और एन के राइट में जाएंगे यानी कि फॉरवर्ड जाएंगे तो OPQRSTUV, एन से भी कुछ नहीं है। DEF, और डी के राइट में ई, तो ई एक पेयर बन के दिखाई दे रहा है मुझे। FGHIJK, ई से चलो तो FGH, ई से चलो तो FGHIJK, आर से चलोगे तो STUV, यहाँ पर आर से चलोगे तो S, आर से चलो तो S मिला, और S के साथ साथ T भी मिला, आर से STUVW, तो आर से T भी मिलेगा। अब S की बारी है, S के बाद TUVWX, S के बाद T, ठीक है। टी पे चलते हैं, UVWXYZ, टी से चलोगे तो UVW। चलो ए से चलते हैं, BCDE, ए से अगर चलोगे तो BCDE, FGH, ए से चलोगे तो BC, नहीं है कुछ भी। एन से चलोगे तो OPQR, तो एन से चलना है तो OPQRSTUV, और एन के राइट में जाओगे, फॉरवर्ड जाओगे तो ओ नहीं मिलेगा। डी,
EFGHIJKLM, कुछ भी नहीं मिला तो टोटल पेयर कितने मिले? 1 2 3 4 5 6। केवल एरो हेड काउंट कर लो, यू विल गेट टू नो कि हाउ मेनी पेयर्स वी गॉट। ऑप्शन नंबर डी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा दिखाई देने वाले हैं पेपर में। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि ऐसा मिलेगा, ठीक है? इसमें गलतियां नहीं करनी है, इसमें कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है, कंसंट्रेशन के साथ अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब आपको पेयर ऑफ लेटर निकालने हैं सोल्यूशन में, ठीक है? चलिए सोल्यूशन में नंबर ऑफ पेयर ऑफ लेटर निकालते हैं क्विकली। एस से चलता हूँ, बैकवर्ड में तो कुछ नहीं है, फॉरवर्ड में क्या है? TUVWXYZ, नो मैचिंग। ओ के बाद P, ओ के बाद PQRSTU, नो मैचिंग। एल के बाद MN और एल के बाद MNOPQ, नो मैचिंग। यू से चलो, यू के बाद VWX, यू के बाद VWXY, छोड़ दो, नहीं है। टी से चलते हैं, टी के बाद यू, टी से चलोगे तो टी से UVWX, तो T2U इज अ पेयर, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो T2U, टी से यू, इधर तो कुछ नहीं मिला। उधर चलते हैं, टी के बाद UVW, चलो नहीं मिला। आई से देखें तो JKLMN, और राइट में चलो तो आई के बाद JK। ओ से चलो PQRSTU, तो ओ के बाद P, नथिंग विल मैच। एन के बाद देखते हैं ओ। अच्छा आप खुद सोचो, एन से ओ अगर मैच कर रहा है तो आगे कुछ कर सकता है क्या? ओ के बाद PQRSTU, कुछ नहीं मैच करेगा। द आंसर इज 3, देयर इज नो फर्दर मैचिंग एट ऑल, तो आपका आंसर आ रहा है 3। चेक कर लो फटाफट, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे आपको, बिकॉज जब तक आप स्पीड में नहीं आओगे तब तक आप एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाओगे, और पेशेंस नहीं दिखाओगे तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी द वर्ड इज एजुकेशन। चलो भाई जल्दी से देखें। चलो ई से चलते हैं, ई के बाद FGHIJKLM, नहीं मिला। डी से चलो, ई, डी से चलते हुए बैकवर्ड में ई मिला। डी के बाद EFGHIJK, ठीक है? यू से चलते हैं, यू के बाद VW, यू के बाद VWXYZ। सी से चलोगे DEF, सी से चलोगे तो DEFGH, नथिंग। ए के बाद BCDNE, तो ए से डी भी मिलेगा और ए से ई भी मिलेगा। देखो अगर आप ए से चलते हो तो BCD 1 पेयर, और डी के बाद ई, ये भी अपनी जगह पर, तो दूसरा पेयर। एक के फॉरवर्ड डायरेक्शन में BCDE, कुछ नहीं मिला। टी से चलो UVWXY, टी के बाद UVW, आई के बाद JKLMNO और आई के बाद JK, नथिंग। ओ के बाद MNOPQRS और ओ के बाद P, नहीं मिलेगा। एन के बाद O, एन से O, PQRSTUV, नथिंग। सो कुल मिलाकर इन टोटल कितने हैं? 3 पेयर ऊपर हो गए, 2 पेयर नीचे हो गए, दैट इज 5। द आंसर इज बी। आपको वर्ड दिया गया था एजुकेशन, उसमें आप आराम से निकाल सकते हो। द नंबर ऑफ पेयर्स आर बेसिकली 5। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अप्रोच अगर क्लियर है आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम सॉलिड वे में रिस्पॉन्स करेंगे। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, द वर्ड इज इसेंशियल, ठीक है?
चलो अब जरा इस वर्ड को देखते हैं, जल्दी से क्विकली निपटाते हैं। ई से चलो, FGHIJKLM। एस के बाद टी, एस से चलोगे फॉरवर्ड में तो TUVWXYZ। इस वाले एस से दूसरे वाले एस से चलोगे तो TUVWXY छोड़ दो। ई के बाद FGH, ई के बाद FGHIJ। एन से चलो OPQR, OPQR नथिंग। टी से UVWXY, UVW नथिंग। आई के बाद JKLMNO और आई के बाद JK। ए के बाद BCDE, ए के बाद BCDE FGH नथिंग। ए के बाद बी नथिंग। एल के बाद MNOPQRS T। तो इसका मतलब इन टोटल हाउ मेनी पेयर्स वी गॉट 2 पेयर्स। ऑप्शन नंबर E। अगर आप तेजी से काम करोगे, क्विकली काम करोगे तो अल्फाबेटिकल सीरीज तो बोलने आता ही है, तो आप पेयर को एग्जैक्ट नंबर में बता सकते हो कि कितने पेयर हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के तौर पर। लेट मी गिव वन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वंस द सेशन गेट्स ओवर आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आई बी वेटिंग फॉर दिस। द वर्ड गिवन हियर इज चिल्ड्रन। आप बताओगे कि यहाँ पर कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। दिस वाज पार्ट 1। ठीक है, अब आपसे जब आगे मुलाकात होगी पार्ट 2 के साथ, तो हम अपने अगले टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए। पहला फिलिंग द ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन, बहुत सारे किए हमने, बहुत सारे वेरिएशन किए, वो जानो। उसके बाद हाउ टू फाइंड पेयर ऑफ लेटर्स इन अ गिवन वर्ड। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, डेफिनेटली आपको पेपर में दिखाई देंगे, प्रैक्टिस जरूर करना। इसके अलावा एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, आप किसी भी स्ट्रीम से सीयूईटी का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम वाले हो, ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस स्ट्रीम के हो, अब आखिरी के दिनों में मॉक एग्जामिनेशन देना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पे आपको फुल लेंथ मॉक भी मिलेंगे, लैंग्वेज के सेपरेट मॉक भी मिलेंगे, जीटी के सेपरेट मॉक भी मिलेंगे। तो आपको जिस भी मॉक की जरूरत है, आप उस मॉक के पैक को अवेल करो, यूज करो, मॉक दीजिए। ऑन एन एवरेज अगर हम जीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मॉक आपको डेली देना है। तो आखिरी के 20-25 दिनों में कम से कम 20-25 मॉक्स आपको जरूर देना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने ये फॉलो नहीं किया या ये चीज़ें नहीं कवर की, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। द कंप्लीट मॉक विल बी अवेलेबल इन 299, और अगर हम जीटी के मॉक की बात करेंगे तो दैट इज ओनली फॉर 99 रुपीज, वेरी नॉमिनल चार्ज। कोई आपसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं किया जा रहा है, बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी और आपका सिलेक्शन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मेंटेन करिए। और प्लेलिस्ट अगर अभी तक आपने चेक नहीं की है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को चेक करिए, यहाँ पर आपको अपडेटेड फॉर्म में प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी। यू विल गेट द प्लेलिस्ट। रीजनिंग के सारे सेशंस जो हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो सारे के सारे सेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उसको जरूर चेक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, बताओ उनको भी दे कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ओके, और बैच में अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो अब तो जरूर कर लो, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको बैच में दिखाई दे देंगे। और अगर आपने टेस्ट कोच बाय एस चांद ऐप को अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं किया, अपलोड नहीं किया, तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करो, फटाफट जिस भी डिवाइस को आप यूज कर रहे हो वहां पर टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म को, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो, सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, आप अपने डाउट्स, क्वेरीज, पीडीएफ्स सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, माई टेलीग्राम ग्रुप इज रीजनिंग बाय शतांशु सर, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे शतांशु सौरभ के नाम से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, और कल यानी कि अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तैयारी का ध्यान रखिए, सीयूटी की एग्जामिनेशन डेट कभी भी आ सकती है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।